हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में क्लास 11th का 4th लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम पोषक तत्व एवं उर्वरक है। काफ़ी बात हमने इसमें कर ली है, अंतिम पड़ाव पे है कि उर्वरकों को किस रूप में दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो उर्वरकों की प्रयोग करने की विधियां अपने पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज कंप्लीट करना है। पोषक तत्व एवं उर्वरक, पोषक तत्व एवं उर्वरक। अब अपने पढ़ते हैं उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मतलब कि क्या क्या विधियां हैं। देखिए, दो विधियां हैं। एक तो अपने की पोषक तत्वों को ठोस रूप में दे सकते हैं और दूसरा अपने द्रव रूप में पोषक तत्वों को दे सकते हैं। लिखते हैं। सबसे पहला आता है ठोस रूप में। ठोस रूप में उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों का प्रयोग। अब दूसरा है द्रव रूप में उर्वरकों का प्रयोग। द्रव रूप में उर्वरकों का प्रयोग। अब ये सब अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें अपने केवल समझने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जब मैं समझा के टोटली लिखाऊंगा तो आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। लिखने वाला मैटर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं अपने ठोस रूप में उर्वरकों का उपयोग। ठोस रूप में उर्वरकों का उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। तो ठोस रूप में 3 प्रकार से उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहला आता है छिड़कवा। जैसे अपने हाथ से छिड़क के प्रयोग करते हैं ना, तो छिड़कवा विधि से प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है संस्थापन, मतलब उनको बीज को गहराई में दिया जाता है। अब तीसरा अपने आता है स्थानीय विधि, तो जो लोकल में अपने यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने पहले का जिक्र करते हैं, ए का छिड़कवा विधि। अब छिड़कवा विधि में क्या होता है कि उर्वरकों को भूमि की सतह पर छिड़क कर दिया जाता है। इनमें सामान्य रूप से कौन से उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जो ज़्यादा गतिशील है नहीं है और जो भूमि में संचित नहीं होते, उन उर्वरकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो छिड़कवा विधि में अपने पढ़ते हैं कि अब सबसे पहले छिड़कवा विधि के अंदर अपने पढ़ते हैं कि किस प्रकार से छिड़क कर दिया जाता है, कब दिया जाता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बुआई के समय। अब इसमें 1 नंबर, काफी बड़ा क्लासिफिकेशन है। बुआई के समय। अब नाम से कंफर्म हो रहा है कि इनका उपयोग अपने कब करते हैं, बुआई के समय अपने इसका छिड़क के उपयोग करते हैं। तो इसमें फॉस्फोरस व पोटेशियम वाले उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह क्या हो जाते हैं, भूमि में संचित हो जाते हैं। और किन का प्रयोग नहीं किया जाता, पोटेशियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम का उपयोग क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भूमि में क्या हो जाते हैं, संचित।
भूमि में संचित हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि इनका उपयोग नहीं किया जाता। और दूसरी बात, इसका एक सर्वाधिक सबसे खतरनाक वाला नुकसान है कि भूमि में उर्वरकों का समान वितरण नहीं होता है। लिखते हैं उर्वरकों का वितरण समान नहीं होता। उर्वरकों का वितरण क्या होता है? समान नहीं होता है। ठीक है, तो बुआई के समय उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। लिखते हैं एक पॉइंट अच्छा, बुआई के समय उर्वरक देना बेसल ड्रेसिंग क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, बुआई के समय जब अपने उर्वरक देते हैं तो क्या कहलाता है? बेसल ड्रेसिंग कहलाता है। अब अपने बुआई के समय दे दिया, अब अपने देते हैं 2 नंबर, खड़ी फसल में उर्वरक देना। अब क्या कहलाता है? खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, तो खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। अधिकांश फसलों में यूरिया का उपयोग, अधिकांश फसलों में यूरिया का उपयोग इसी विधि से किया जाता है, ठीक है, इसी विधि से किया जाता है। कौन सी विधि से? खड़ी फसल में उर्वरक देना और छिड़काव विधि से किया जाता है। और जो दूर दूर फसलें होगी, जो नजदीक वाली में छिड़का दे देंगे, और दूर दूर फसलें होंगी उनमें क्या होगा? पौधे के चारों ओर अपने उर्वरक डाल देंगे। ठीक है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट लिखने वाली बात नहीं है। अब आता है बी नंबर, संस्थापन विधि। अब संस्थापन का मतलब क्या होता है कि उसको परोसना, उसके पास संस्थापन, उसके पास उर्वरकों को छोड़ना। कैसे? जहां बीज है या पौधा है उसके पास में उर्वरकों को छोड़ना। तो उसके पास में उर्वरकों को क्यों छोड़ते हैं? क्या वो उर्वरक उसके पास नहीं जा सकते? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ पोषक तत्व होते हैं जो गतिशील होते हैं और कुछ पोषक तत्व होते हैं वो अगतिशील होते हैं या कम गतिशील होते हैं। तो वो पोषक तत्व पौधे के पास में नहीं जा सकते, इसलिए उनको पौधों के पास में ही छोड़ा जाता है। लिखते हैं अपने, एक होता है गहन संस्थापन, हल दूरस्थ संस्थापन। एक हल दूरस्थ संस्थापन। हल दूरस्थ संस्थापन का मतलब क्या होता है कि हल द्वारा जब बुआई की जाती है उस समय क्या किया जाता है? पोषक तत्वों को उसके साथ में छोड़ दिया जाता है। तो बुआई के साथ में पोषक तत्व दे देते हैं। और हल दूरस्थ मतलब क्या होता है? हल के द्वारा देते हैं अपने, ठीक है, हल के साथ में। और गहन संस्थापन, अब दूसरा आता है अपना गहन संस्थापन। गहन मतलब गहरा, ठीक है। तो भूमि की निचली सतहों में गहराई पर क्या दिया जाता है? पोषक तत्व या उर्वरक दिए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? गहन संस्थापन बोला जाता है, ठीक है। अधोमृदा संस्थापन, तीसरा आता है अधोमृदा। अब अधोमृदा क्या होती है? एक होती है पृष्ठ मृदा, एक होती है अधोमृदा या अवमृदा। तो पृष्ठ मृदा होती है ऊपर वाली, 1 से 15 सेंटीमीटर जो मृदा होती है ना ऊपर वाली, उनको बोलते हैं पृष्ठ मृदा। और उससे नीचे जितनी गहराई तक मृदा होती है उसको बोलते हैं अधोमृदा या अवमृदा। तो अधोमृदा संस्थापन, अधोमृदा संस्थापन क्या होता है कि
अधो मृदा संस्थापन में होता है कि किसी यंत्र के द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा क्या भूमि की बहुत ज्यादा गहराई में पोषक तत्वों को देना अधो मृदा संस्थापन विधि कहलाती है। भारत में इसका प्रचलन नहीं है। अब आता है स्थानीय संस्थापन, सी, स्थानीय संस्थापन। अब स्थानीय संस्थापन में क्या होता है कि यह विधि अपनाई जाती है। स्थानीय संस्थापन विधि क्या हो जाती है, भारत में अपनाई जाती है जहां उर्वरक कम होते हैं, कम उर्वरक वाले स्थान पर। स्थानों पर प्रयोग की जाती है। संस्थापन विधि को क्या किया जाता है, जहां पे उर्वरकों की मात्रा कम होती है, कम मात्रा में देना होता है, वहां पे इस संस्थापन विधि का, स्थानीय संस्थापन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे उर्वरकों की मात्रा कम, क्योंकि अपने पास पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व देने हैं या अपने को बहुत कम फील्ड में पोषक तत्व देने हैं। सबसे पहला आता है संपर्क संस्थापन। देखिए इसका वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं, संपर्क संस्थापन यहां पढ़ लेते हैं 1 नंबर, ठीक है, रेड पेन से लिख देते हैं। इसका 1 नंबर आता है संपर्क संस्थापन। अब संपर्क संस्थापन में क्या होता है, संपर्क संस्थापन में होता है कि बीजों के संपर्क में रहना चाहिए, तो यहां बुआई के समय उर्वरक मिक्स करके दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, बुआई के समय बीजों में उर्वरक मिक्स करके, बीज व उर्वरकों का मिश्रण, ठीक है, बीज व बनाकर, बीज व उर्वरकों का मिश्रण बनाकर क्या दिए जाते हैं, ये उर्वरक दिए जाते हैं। इसके बाद में सेकंड अपने पढ़ते हैं ड्रिलिंग संस्थापन। दूसरा ड्रिलिंग संस्थापन। अब क्या होगा, पौधे के साथ ड्रिल से, किससे दिए जाते हैं, ड्रिल से उर्वरकों को देना। अब ड्रिल जो होती है ना, उससे क्या होते हैं, ड्रिल के माध्यम से पोषक तत्वों को दिए जाते हैं। तीसरा अपने देखते हैं रिंग संस्थापन। रिंग संस्थापन क्या होता है, जैसे ये अपना पौधा है, जैसे ये अपना पौधा है, इसके चारों ओर अपने खोद कर भूमि को इसमें चारों ओर क्या दे देते हैं, उर्वरक दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिंग संस्थापन। चौथा आता है पट्टी संस्थापन। पट्टी संस्थापन। अब पट्टी संस्थापन क्या होता है कि जैसे ये लाइनें हैं, ये मान लो लाइनें हैं, इनके बीच में पट्टी के रूप में क्या दिया जाता है, पोषक तत्व दिए जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, पट्टी संस्थापन बोला जाता है। अब पांचवा एक और रह गया इसमें, गोलिका संस्थापन। गोलिका संस्थापन। अब गोलिका संस्थापन में क्या हो जाता है, छोटी छोटी गोलियां बनाकर क्या हो जाती है, जहां गिल्ली मृदा होती है उसमें वो गोलियां छोड़ दी जाती है और उनको छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है। सबसे उपयुक्त धान व पानी वाले क्षेत्रों में, पानी वाले क्षेत्रों में, धान व अधिक पानी जहां होता है उन क्षेत्रों के लिए ये विधि होती है वो उपयुक्त होती है। ठोस विधि यहां पे अपने कंप्लीट होती है। अब पढ़ते हैं द्रव विधि। द्रव विधि में क्या होता है, द्रव रूप में अपने उर्वरकों को दिया जाता है। तो कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसमें द्रव उर्वरकों को दिया जाता है। सबसे पहला आता है प्राकृतिक उर्वरक घोल। सबसे पहला प्राकृतिक या प्राथमिक उर्वरक घोल, स्टार्टर सॉल्यूशन।
तो स्टार्टर सॉल्यूशन क्या होता है, जिन पौधों की जिन फसलों की या जिन फल वृक्षों की पौध लगाई जाती है, पौध लगाने वाले, पौध स्थानांतरण वाले फसलों में क्या हो जाता है, NPK का 1:2:1 का स्टार्टर घोल का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। द्रव विधि में क्या होगा, या तो अपने सिंचाई के साथ देंगे या क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। दूसरा अपने क्या करते हैं, सिंचाई के साथ उर्वरक। अब द्रव उर्वरकों को क्या किया जा सकता है, सिंचाई के साथ, दो तरीके हैं, एक तो ड्रिप विधि में अपने चला सकते हैं, दूसरा किसी भी विधि से लगा रहे हो उसमें बूंद बूंद क्या होते हैं कि अपने पोषक तत्वों को, उर्वरकों को डाल के उसमें पानी के साथ, सिंचाई के साथ क्या चला सकते हैं, सिंचाई के साथ उर्वरक देना। अब सिंचाई क्या होती है, इरिगेशन और के साथ, सिंचाई के साथ उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर, उर्वरक देना, फर्टिगेशन। देखो ये फर्टी तो यहां से लिया है, गेशन यहां से लिया है, तो फर्टिगेशन दोनों साथ हो रहे हैं तो इसलिए दोनों साथ लिख लिए, कहलाता है सिंचाई के साथ उर्वरकों को देना फर्टिगेशन कहलाता है। तो ये लिक्विड उर्वरकों में ही पॉसिबल है। अब अपने तीसरा पढ़ते हैं, पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव। पोषक तत्वों के घोल का पौधों पर छिड़काव। अब क्या करेंगे कि पोषक तत्वों का, जो भी अपने को पोषक तत्व देने हैं, उन पोषक तत्वों को घोलेंगे, उनका एक अच्छा घोल बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे और पौधों पर क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। अब छिड़काव के लाभ, अब क्या लाभ होते हैं, अब यदि एक तो अपने जड़ों में पोषक तत्वों को देंगे, ठीक है, एक तो आपको ग्लूकोज दी जाए, एक आपको रोटी दी जाए, तो आपको सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से, क्योंकि वो पचाया हुआ भोजन है और आपको डायरेक्ट मिल रहा है, तो डायरेक्ट एनर्जी मिल गई। इसी प्रकार से छिड़काव से पौधे की पत्तियां उसको ग्रहण करती है और जल्दी क्या हो जाती है, वो अपने कमी को पूर्ति कर जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, यदि अपने छिड़काव से पौधे की पत्तियों पर छिड़काव से देंगे तो जो विनाइट्रीकरण के द्वारा हानियां होती है वो हानियां नहीं होगी, लीचिंग के द्वारा जो हानि होती है वो हानि नहीं होती है। विनाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण होता है कि फसलों जो नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं वो वापस अपने क्या हो जाता है, अमोनिया या नाइट्रेट फॉर्म में से वातावरणीय नाइट्रोजन में बदल जाता है। इसको विनाइट्रीकरण बोलते हैं। नाइट्रीकरण नहीं होता, विनाइट्रीकरण मतलब नाइट्रीकरण का उल्टा। नाइट्रीकरण नहीं होता मतलब नाइट्रेट नहीं बनता, नाइट्रेट का उल्टा, जो अपने को नहीं चाहिए, जिससे अपने नाइट्रेट बनाया था वातावरणीय नाइट्रोजन से, उससे क्या हो जाता है, वापस वातावरणीय नाइट्रोजन बन जाती है। और लीचिंग क्या होता है, पोषक तत्वों का घुलकर मृदा के नीचे चले जाना, उससे भी नुकसान नहीं होगा पौधों पर छिड़काव करने से। अपने अगला पढ़ते हैं, इसमें मृदा में उर्वरक घोल का प्रत्यक्ष प्रयोग। अब क्या करेंगे, घोल बनाएंगे और उस घोल का क्या कर देंगे, मृदा में छिड़काव कर देंगे। ठीक है, अब अपने मृदा में इसका छिड़काव करेंगे। अगले बीजों को, पांचवा, बीजों को पोषक तत्वों के घोल में डुबोना। अब क्या करेंगे, अपने
बीजों को पोषक तत्वों के घोल में डुबो देंगे, उसके बाद में उनको लगाएंगे तो पोषक तत्व उसको मिल जाएंगे। बीजों पर सेम एक चीज है, बीजों पर सांद्र पोषक तत्वों के घोल का लेप। अब उसमें डुबोएंगे तो एक प्रकार से उसमें क्या होगा, लेप ही होगा, तो ये भी लेप करने का ही बोल रहा है। ठीक है, और अंतिम अपने पढ़ते हैं पोषक तत्वों के घोल का इंजेक्शन। क्या किया, पोषक तत्वों के घोल का इंजेक्शन। अब क्या करते हैं अपने कि पोषक तत्व, जो भी अपने को पोषक तत्व चाहिए, पौधे को चाहिए, अपने को लग रहा है कि इस पोषक तत्व की इसको रिक्वायरमेंट है, तो उस पोषक तत्व का इंजेक्शन भरेंगे और पौधे के तने में लगा देंगे। पौधे के तने में जब लगाते हैं तो पौधे का जाइलम भाग होता है जो जल का लेके जाता है, उस भाग में विशेषज्ञ क्या लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे अपने इंजेक्शन लगाते तुरंत सिर दर्द, पेट दर्द जो भी होता है वो ठीक हो जाता है ना, क्योंकि वाहिकाओं में लगाते हैं, अपने भी खून में मिल जाता है। वैसे ही उनके खून में जो पोषक तत्व मिल जाएगा तो उसकी कमी हाथों हाथ दूर हो जाएगी। तो तुरंत प्रभाव के लिए जो अपने यूज करते हैं वो इसको यूज करते हैं। अब एक अपना छोटा सा टॉपिक रहता है कि मृदा में पोषक तत्वों को देना उचित है या द्रव रूप में पोषक तत्वों को देना उचित है, दोनों में अपने कंपैरिजन पढ़ेंगे इसी वीडियो में। फिर अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हाँ जी, अब अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है, अंतर है। ठीक है, उर्वरकों का मृदा में प्रयोग और पर्णीय छिड़काव में अंतर। उर्वरकों का मृदा में प्रयोग और एवं पर्णीय छिड़काव, में तुलना। देखिए क्या होता है पर्णीय छिड़काव और मृदा में प्रयोग। सबसे पहले अपने लिखते हैं, आधी टेबल इधर बना लेते हैं, आधी टेबल उधर बना लेंगे। देखिए मृदा प्रयोग और पर्णीय छिड़काव। क्या होगा कि या तो अपने इसने दो ऑप्शन दिए अपने को, या तो पोषक तत्वों का उर्वरकों का अपने मृदा में प्रयोग करें या पत्तियों पर छिड़काव करें। तो आपको क्या लगता है, मृदा में यदि प्रयोग करेंगे तो पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी, और यदि पर्णीय छिड़काव करेंगे तो कम मात्रा में आवश्यकता होगी। आपने जिंक सल्फेट का उदाहरण पढ़ा था, तो जिंक सल्फेट सल्फर की कमी को और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए 10 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर डालते हैं और उसका छिड़काव करना पड़ता है। वो 0.5% मात्रा का ही छिड़काव करना पड़ता है। दूसरा, जड़ों के द्वारा जब क्या होगा, धीरे धीरे अवशोषित होगा और धीरे धीरे उपयोग में लाया जाएगा। तुरंत रिजल्ट देखने के लिए अपने को देसी दवाई नहीं अंग्रेजी दवाई लेनी पड़ती है, मतलब पर्णीय छिड़काव अपने को करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी क्या हो जाएगा, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। छू मंतर। ठीक है, उसके बाद में जिस पौधे में जड़ें उपस्थित नहीं हैं तो वो जड़ों से उसका अवशोषण नहीं कर पाएगा। अगली बात, जिन पौधों के अंदर क्या है कि जो पोषक तत्व मृदा में चल नहीं सकते, मृदा में अगतिशील है, उनको इस विधि के द्वारा मतलब मृदा में नहीं दिया जा सकता, पर्णीय छिड़काव किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को अपने लिखते हैं एक एक करके जल्दी। पोषक तत्वों की हानि अधिक होती है। कैसे हानि अधिक होती है, किससे? लीचिंग समझते हो, निक्षालन या लीचिंग या विनाइट्रीकरण। अब इन सब से क्या होगा, हानि अधिक होगी, हानि कम होती है। हानि क्या होती है, कम होती है। इसके बाद अपना अगला पॉइंट देखते हैं,
उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। उर्वरकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, कम मात्रा की आवश्यकता। अब उर्वरकों के यहाँ कम मात्रा की अपने को आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठोस रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपने अगला पॉइंट देखते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ऊंची नीची व रेतीली भूमि में असमान वितरण, मतलब बराबर मात्रा में नहीं दिया जाएगा। सभी प्रकार की भूमि में समान वितरण। क्यों? भूमि का तो इसमें मतलब ही नहीं है, पौधों पर छिड़काव करना है। इसके बाद में अपने देखते हैं उर्वरकों का प्रभाव। उर्वरक डालने के काफी दिन बाद दिखता है। यहाँ पे तुरंत या जल्द ही दिखता है। इसके बाद अपने देखते हैं कि जड़ें विकसित नहीं होती। उनमें उपयोगी नहीं है। जड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपने और पॉइंट्स देखते हैं। मृदा प्रयोग और पर्णीय छिड़काव, पर्णीय छिड़काव। अब मृदा में प्रयोग और पर्णीय छिड़काव में क्या डिफरेंस और है, देखिए। इनसे क्या होगा, मृदा संरचना खराब होती है। मृदा संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद अपने देखते हैं उर्वरक प्रयोग के बाद में सिंचाई होती है, अच्छी बात है। वर्षा लाभकारी होती है। वर्षा क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, तो वर्षा क्या होती है? लाभकारी होती है और वर्षा हानिकारक होते हैं। एचल पोषक तत्वों का उपयोग नहीं किया जा सकता। खड़ी फसल में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी किसी भी पोषक तत्व का प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी किसी भी पोषक तत्व का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में इसके साथ कवकनाशी, कीटनाशी, इन रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नहीं
किया जा सकता, प्रयोग किया जा सकता है, मतलब इसके साथ उर्वरकों के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसमें किया जा सकता है। ठीक है, फसलों में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, में कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। इनको फूल आते समय प्रयोग हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है, यानी कि अपने को नुकसान होता है। ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। तो परिणीय छिड़काव ज़्यादा बेटर है अपने लिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज भी होना ज़रूरी है। लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिकतम शेयर कीजिए। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपने साथियों को भी इसके साथ जोड़िए। जितने अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आते हैं ना, उतना ही ज़्यादा पढ़ाने को मन करता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथ दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेसन सिंचाई के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।